हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भभुआ स्टडी सेंटर। और हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य से हमने अर्थव्यवस्था, उसके समाज के बारे में देखा था, ठीक है। और अब हम लोग और उसकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखा था। अब आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे मौर्य कला के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक मौर्य कला, ठीक है। अब देखिए, मौर्य कला को दो भागों में बांटा जाता है। वास्तुकला, जिसे राजकीय कला भी कहा जाता है, ठीक है, राजकीय कला, और मूर्ति कला, जिसे लोक कला कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, वास्तुकला में क्या क्या आता है? राजा प्रासाद, ठीक है, गुहा, स्तंभ, स्तूप, विहार, ठीक है, ये वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। राजा प्रासाद, गुहा, स्तंभ, स्तूप और विहार। और मूर्ति कला में यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति होती है वो लोक कला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए, राजा प्रासाद के बारे में पहले देखते हैं। राजप्रासाद में क्या है? एरियन कहता है कि चंद्रगुप्त का जो राजप्रासाद था वो शान शौकत वाला था, ठीक है, और उस सूसा और एक वतना भी इसके बराबर नहीं थे, ठीक है। ये भी एक राजप्रासाद है, लेकिन इसकी तुलना वो चंद्रगुप्त के राजा प्रासाद से करता है, जिसके बारे में एरियन कहता है कि इसके चंद्रगुप्त के जो राजा प्रासाद हैं वो सूसा और एक वतना के मतलब इसके बराबर में नहीं है, ठीक है। और फाहियान के अनुसार जो महल है, मतलब मौर्य साम्राज्य का जो महल है वो मानवाकृति नहीं, देव निर्मित था, ठीक है। अब देखिए, और सबसे पहले राजा प्रासाद मतलब राजप्रासाद का, देखिए राजप्रासाद का सबसे पहले पटना, बुलंदीबाग और कुम्हरार से लकड़ी का भवन मिला है, ठीक है, भवन का अवशेष मिला है स्पूनर के द्वारा, ठीक है। स्पूनर ने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पूनर ने 1914-15 में पटना के बुलंदीबाग और कुम्हरारा से लकड़ी के भवन के अवशेष प्राप्त किए हैं, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के उस जो लकड़ी के अवशेष मिले हैं उसे मौर्य साम्राज्य के राजप्रासाद का से तुलना की जाती है कि वो उसके अवशेष हैं। अब है गुहा वास्तुकला। गुहा वास्तुकला क्या होता है? गुहा मतलब होता है कि बड़े बड़े पहाड़ के चट्टानों को काटकर जो गुहा बनाए जाते हैं वो गुहा वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, बराबर की पहाड़ियाँ गया बिहार में हैं, ठीक है। बराबर की पहाड़ियाँ पर अशोक ने कर्ण गुहा, सुदामा, चौपार या चौपाल और विश्व झोपड़ी, लोमस गुहा, ठीक है, ये सारे अशोक के द्वारा बनवाए गए हैं। कर्ण, सुदामा, चौपार या चौपाल, विश्व झोपड़ी और लोमस गुहा, और ये सारे आजीवकों के लिए बनवाए गए थे। अशोक के द्वारा आजीवकों को दान में दिए गए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो उसने आजीवकों के लिए, वैसे तो आजीवक अलग थे, ठीक है, लेकिन उसने आजीवकों के लिए कर्ण, सुदामा, चौपाल या विश्व झोपड़ी और लोमस गुहा अशोक के द्वारा बनवाए गए हैं गुहा, यह आजीवकों को दान में दिया था। और नागा अर्जुनी पहाड़ी पर एक गुहा बनवाया गया है जो दशरथ अशोक के पौत्र हैं, ठीक है, तो ये इसके द्वारा बनवाया गया था। दशरथ के द्वारा नागा अर्जुनी पहाड़ी पर गुहा बनवाया गया था, जो कि आजीवकों को दान में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है
कि ये किस पहाड़, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कर्ण, सुदामा, चौपाल, विश्व झोपड़ी, किसी का भी नाम दे देता है कि ये किस पहाड़ी पे है, बराबर की पहाड़ी पे है जो गया जिले में बिहार में स्थित है और ये अशोक के द्वारा निर्मित है। ठीक है, नागार्जुनी पहाड़ी पे जो गुहा बनाया गया है वो दशरथ के द्वारा, जो कि अशोक का पौत्र है, वो भी आजीवकों के दान में देने के लिए वहां गुहा का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं स्तंभ वास्तुकला। अब देखिए स्तंभ वास्तुकला में क्या है कि ये मौर्य कला का सबसे उत्तम नमूना माना जाता है स्तंभ को। ठीक है, और एकाश्म प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये देखिए स्तंभ शैली जो है, स्तंभ शैली ये मौर्य कला से ही शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, मौर्य कला से स्तंभ शैली की शुरुआत होती है, यानी स्तंभ कला की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए यह सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है मौर्य कला का। यह एकाश्म प्रकार से बनाए जाते हैं। ये चुनार के पत्थरों से निर्मित होते हैं, यानी चुनार से लाल बलुआ पत्थर मंगवाया जाता था। लाल बलुआ पत्थर से ये स्तंभों का निर्माण होता था। चुनार एक जगह है जो यूपी में है और स्तंभ को धर्म प्रचार के लिए बनवाते थे। ठीक है, अशोक के द्वारा स्तंभों का जो निर्माण करवाया गया है वो धर्म प्रचार के लिए करवाया गया है। ठीक है, और देखिए स्तंभ की यहाँ पे देखिए स्तंभ इस प्रकार से बनाए जाते हैं उनके। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये स्तंभ बना होता है। ठीक है, उसके बाद ये मेखला होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और देखिए ये प्रश्न भी आते हैं अरेंज करने के लिए नीट जेआरएफ में। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जाता है कि सबसे पहले से क्या होता था। देखिए सबसे पहले पशु आकृति। ठीक है, अगर आप नीचे से देखेंगे तो सबसे पहले स्तंभ होता है, फिर उसके बाद ये मेखला बनाया जाता है, फिर अवांग मुखी कमल यानी उल्टे कमल की आकृति। ठीक है, फिर ये कंठ होता है। ठीक है, और इसे ही घंटी नुमा कहा जाता है आकृति। उसके बाद ऊपर सबसे पशु की आकृति होती है। ठीक है, जो कि हम लोग देख सकते हैं अशोक के स्तंभ में, जो कि जहां से हमें जैसे देखिए ये सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ मिला है जिसपे सत्यमेव जयते और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में है वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। बाकी ये सारे भी इसी प्रकार से बनाए गए हैं। तो स्तंभ के इस प्रकार के स्तंभ मिलते हैं। तो स्तंभ में एक जो स्तंभ जो वास्तुकला होता है वो किस प्रकार से होता है, सबसे पहले स्तंभ, ठीक है, फिर मेखला, फिर अवांग मुखी कमल, फिर कंठ और सबसे ऊपर पशु की आकृति का बना हुआ मिलता है। ठीक है, तो स्तंभ देखिए ये स्तंभ है और ये स्थान और उस पे कौन से पशु हैं। तो देखिए स्तंभ मिला है सांची स्तंभ मध्य प्रदेश में और इस पे 4 सिंह की पशु की आकृति मिली है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है जिसपे 4 सिंह मिला है और यही एक अशोक का स्तंभ है जिसे हमें जहां से सत्यमेव जयते अंकित है और वो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। संकिसा यह भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और फिर है रामपुरवा। देखिए ये गलत है, यहाँ पे ये संकिसा एक हाथी की आकृति मिलती है और रामपुरवा एक सिंह की आकृति मिलती है। ठीक है, और लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, इस पे भी एक सिंह पशु की आकृति है। और बसाड़ यह प्राचीन नाम है और ये वैशाली अब आधुनिक नाम है। तो वैशाली बिहार में है और यहाँ से भी एक सिंह की पशु की आकृति मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया स्तंभ वास्तुकला। ठीक है, इसके अलावा एक और है इनका रूमनदेही स्तंभ। ठीक है, रूमनदेही स्तंभ। तो इस पे क्या है, रूमनदेही स्तंभ से इस पे हमें ये नेपाल में है।
ठीक है। तो ये नेपाल से प्राप्त होता है ये रूमनदेही स्तंभ, और इस पे बुद्ध के द्वारा वहां पे यात्रा के दौरान जो कर माफ किया गया था उसका लेख मिलता है यहाँ पे रूमनदेही स्तंभ में। देखिए मौर्य काल के जो स्तंभ है वो दो प्रकार से मिलते हैं, एक लेख युक्त मिलता है, एक लेख विहीन मिलता है। तो जो ये सारे हैं सांची, सारनाथ, संकिसा, रामपुरवा, ये सारे लेख विहीन है, यानी इस प्रकार के जो होते हैं वो लेख विहीन होते हैं। और जैसे कि मैं बताई कि आपको कि रूमनदेही स्तंभ ये लेख युक्त था, जैसे उस पे बौद्ध यात्रा जो अशोक के द्वारा बौद्ध यात्रा किया गया था उसका वर्णन मिलता है कि उन्होंने वहां पे यात्रियों के जो कर माफ किए थे, ठीक है, उसका वर्णन मिलता है स्तंभ में। और ये मैंने आपको अशोक के जो अभिलेख बताए हैं उसमें मैंने रूमनदेही अभिलेख के बारे में बताया है, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने बताया कि ये धम्म प्रचार के लिए करते थे, तो ये यही है रूमनदेही अभिलेख जो है, स्तंभ लेख जो है वो धम्म प्रचार के लिए ही था, ठीक है। अब आते हैं स्तूप पे, ठीक है। तो स्तूप वास्तुकला में क्या है, देखिए स्तूप क्या होता है, जो चिता के अवशेष पे जो बनाए जाते हैं उसे स्तूप कहते हैं, ठीक है। तो और स्तूप को इसीलिए चिता के अवशेष पे बनाए जाते हैं वो स्तूप कहलाते हैं, और इसीलिए उसे चैत्य भी कहा जाता है, ठीक है, चैत्य भी कहा जाता है, इसे बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता है, ठीक है। तो स्तूप वास्तुकला क्या है, पिपरहवा स्तूप कहाँ मिलता है, देखिए यह प्राचीनतम स्तूप है और ये अशोक के द्वारा निर्मित है। और पिपरहवा स्तूप कहाँ पे है, ये बिहार में है, ठीक है, ये बिहार में है, ये भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है बिहार में, वहां पे ये पिपरहवा स्तूप स्थित है और ये सबसे प्राचीनतम स्तूप है, ठीक है। ये लगभग 2500 साल पुराना स्तूप है, ठीक है। अब देखिए फिर है यह अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप है। फिर भरहुत स्तूप भी अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप है और ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का अंकन मिलता है और 1873 में कनिंघम के द्वारा यह खोजा गया था। अब आगे है सांची स्तूप। सांची स्तूप में क्या है कि खोज जनरल टेलर, ठीक है, इसकी खोज जनरल टेलर, ब्रिटिश काल में ही इसकी खोज की गई थी। जनरल टेलर ने 1818 में किया था और यह सर्वश्रेष्ठ स्तूप कला का नमूना है, ठीक है, यह सबसे उत्तम स्तूप कला का नमूना है। और फिर है इसका जो निर्माण करवाया था अशोक ने, सांची स्तूप में जिसने अशोक ने जो निर्माण करवाया था उसे महास्तूप के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि महास्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। देखिए क्यों, क्योंकि सांची को हमें सांची का जो स्तूप है वो 3 वंशों ने बनाया था, जैसे कि महास्तूप अशोक के द्वारा यानी मौर्य काल का मिलता है, जो सांची का तोरण द्वार मिलता है वो शुंगों के द्वारा बनवाया गया मिलता है। इसीलिए सांची का जो महास्तूप है वो अशोक के द्वारा निर्मित है, ठीक है। और यूनेस्को के द्वारा भी विश्व धरोहर में 1989 में इसे घोषित किया गया था, शामिल कर लिया गया था, ठीक है। अशोक के काल में बुद्ध के अवशेष और प्रचारकों के अवशेष का मतलब वहां पे स्तूप बनवाया गया था। कौन से थे प्रचारक, सारिपुत्र और मोदगलायन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सारिपुत्र और मोदगलायन के अवशेष सांची स्तूप में मिलते हैं, ठीक है। अब आता है सारनाथ स्तूप। सारनाथ स्तूप में क्या है, यह 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खुदाई की गई थी सारनाथ की, ठीक है। और सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपतन मृगदाव। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपतन मृगदाव, ठीक है। और यहाँ पे चौखंडी स्तूप, ठीक है, चौखंडी स्तूप जिसे हम लोग धर्मराज का स्तूप भी कहते हैं, ठीक है। चौखंडी स्तूप
और धर्मराज का स्तूप। ठीक है, तो सारनाथ से कौन सा स्तूप है? धर्मराज का स्तूप। ठीक है, धर्मराज का स्तूप, चौखंडी स्तूप। और अब इसके बाद आता है, और यहीं पे हमें अशोक के, सारनाथ में ही अशोक के स्तंभ मिल रखे हुए हैं जिस पे सत्यमेव जयते अंकित है। और वहाँ पे पशुओं का जो 4 पशुओं के जो चिन्ह मिलते हैं, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसे शामिल किया गया है, जो हमारा अभी राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये सारनाथ से ही मिलते हैं। ठीक है, अब है तक्षशिला स्तूप। तक्षशिला स्तूप यह गांधार कला से संबंधित है। ठीक है, ये सर्वोत्कृष्ट है, मतलब उनके स्तूपों में ये सबसे अच्छा इसे भी माना जाता है और यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अमरावती के स्तूप भी मिलते हैं। ठीक है, अब आते देखिए विहार। ठीक है, तो विहार है, बिहार भी है, तो बिहार में है कुक्कुटराम विहार। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, बिहार है। बिहार में अशोक के द्वारा कुक्कुटराम विहार, जो कि पटना में है। ठीक है, और उसके अलावा अशोक राम विहार। ठीक है, अशोक राम विहार, ये 2 विहार बनवाए गए थे। ठीक है, इसके बाद यह कुक्कुटराम विहार और अशोक राम विहार, ये अशोक के द्वारा निर्मित 2 विहार है। अब इसके बाद मूर्तिकला, जिसे हम लोग लोक कला भी कहते हैं, क्योंकि मौर्य कला को राजकीय कला और लोक कला 2 भागों में बांटा गया। तो लोक कला के अंतर्गत ही मूर्तिकला आता है। तो देखिए, लोक कला यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? परखम, ग्वालियर, राजघाट और दीदारगंज। ठीक है, तो परखम मथुरा में है, यूपी में, ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिलता है, और राजघाट उत्तर प्रदेश वाराणसी से मिलता है, और दीदारगंज पटना। ठीक है, यहाँ से भी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। ठीक है, तो देखिए ये मौर्य कला, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मौर्य कला था, और इससे पहले मैंने मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासनिक इकाई के बारे में बताया था। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम लोग ये देखिए मौर्य साम्राज्य का जो चैप्टर था वो यहीं तक था, ये समाप्त हो गया है। लेकिन एक और वीडियो मैं बनाऊंगी, जो मौर्य, मैंने बताया था ना, मौर्य साम्राज्य के जो संगठन है उसके अध्यक्ष के नाम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बताऊंगी। तो देखिए आज के लिए ये इतना ही था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।